प्रिय दर्शकों, न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया की तरफ से आपको खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस खबर की खबर प्रोग्राम में हम दो खबरों का जिक्र करेंगे। एक खबर है श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल जब पंजाब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों से मिलने गए तो एक विद्यार्थी ने उनके सामने अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात करने का प्रस्ताव रख दिया और उन्होंने जवाब दिया कि ये हम इस पर बात करेंगे, परंतु बाकी जो भारत की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक समिट बुलाकर बात शुरू करेंगे ताकि एक कॉमन एजेंडा बनाया जा सके। जहाँ तक सुखबीर सिंह बादल का ये जवाब था, ये तो बिल्कुल सही है और एक मजा हुआ जवाब था एक पॉलिटिशियन के तरफ से, और ये एक रियलिटी भी है कि अकेले तौर पर श्रोमणी अकाली दल या पंजाब की कोई भी पार्टी जो है इस एजेंडा को लेके आगे नहीं चल सकती है। इस पर बात करने से पहले हम समझ लें कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या था। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही और एक नेशनल नैरेटिव जो उसके ऊपर बना वो उसको एक ऐसा रेजोल्यूशन बता दिया गया जो सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री की बात करता है, या एक जिसको बाद में बता दिया गया कि ये खालिस्तान की बात करता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन था जो भारत की फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। ये बात करता है कि भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको उनके अधिकार जो हैं ज़्यादा हों। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ जो ज़रूरी बातें हैं जैसे भारतीय फ़ौज है या फॉरेन पॉलिसी है या डाक सेवाएं हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, वो रखने के बाद जो ज़्यादा जो बाकी चीज़ें हैं वो स्टेट्स को अधिकार दिया जाए कि वो फैसला लें उनके बारे में। हाँ, इसमें एक बात थी कि सिख धर्म को अलग धर्म के तौर पर पहचानना चाहिए, तो उसका नैरेटिव ये बन गया कि ये एक अलग स्टेट की बात हो रही है। चलिए, अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो आज अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को अगर ये मान के चलें कि ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है या स्टेट्स को ज़्यादा अधिकारों की बात करता है, तो उसमें एक कंस्ट्रक्टिव जो डायलॉग है वो निकाला जा सकता है। असल में अगर हम सोचें तो भारत इतना वास्ट कंट्री है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजन है, मल्टी लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अधिकारों के साथ साथ, तो इसकी बात आगे चल सकती है। परंतु ये काम इतना आसान नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने वहाँ तो ये बात मान ली, परंतु ये काम करना इतना भी आसान नहीं रहेगा। दूसरी खबर हम लेते हैं बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स की। बिहार में इलेक्शन रिजल्ट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया है। जो रूलिंग एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने पहले से भी ज़्यादा सीट्स हासिल करी हैं। उसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सीट्स काफ़ी बड़ी हैं और उनके जो बाकी घटक हैं उनकी भी सीट्स में इजाफा हुआ है। जो अपोजिशन सोच रही थी उसके रिजल्ट उसके बिल्कुल विपरीत आए हैं। जो रूलिंग एनडीए अलायंस है उसने एक मेजर डिस्कोर्स खड़ा किया, वो था जंगल राज। उन्होंने लोगों के सामने एक प्रपोजल रखी, क्या आप दोबारा जंगल राज लाना चाह रहे हो? जो अपोजिशन है वो उसका जवाब जो है वो क्लैरिटी से
लोगों के सामने नहीं रख सकी है। अगर हम पीछे जाएं तो जो लालू प्रसाद यादव का काल था, तकरीबन 15 साल या 10 साल, तो उसमें उसी को वो जंगल राज बता रहे थे। एक्चुअली उससे पहले जितनी भी बिहार की स्वर्ण जातियां हैं, उन्हीं के हाथ में सत्ता थी। कांग्रेस के शासन के दौरान स्वर्ण जातियां ही मेनली रूलिंग पावर में थी। परंतु लालू प्रसाद यादव ने उसको एक उल्टा गेड़ा दे दिया। उसने यादव जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सेंटर में रख के राज पलटा कर दिया और सत्ता हासिल कर ली। तो उसके बाद एकदम जब स्वर्ण जातियों के हाथ से सत्ता गई तो उनका रिएक्शन लाजमी था। फिर जो जाति दंगे शुरू हो गए, जो यादव हैं वो पावर में आ गए थे और जो स्वर्ण जातियां एक तरफ, तो उनके जो थे हर रोज के दूसरे तीसरे दिन दंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहती थी। उसी के साथ साथ काफ़ी सारे बाहुबली भी खड़े हो गए। तो उसी को एनडीए ने जंगल राज बताया। परंतु जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, लेड बाय हिज सन तेजस्वी यादव, वो इस बात को क्लैरिफाई कर नहीं पाए हैं, बल्कि उन्होंने कोशिश ही नहीं करी है। उन्होंने अपना अलग तरीके से कैंपेन रखा और उनका ज़्यादा बल रहा प्रॉमिसेस करने में। उनका बल रहा कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, लोगों को ये फ्रीबीज दे देंगे, लोगों को ये सहूलत दे देंगे। परंतु वो ये नहीं बता पा रहे थे कि वो देंगे कहाँ से। दूसरी तरफ एनडीए ने तो उसी वक्त ही 10,000 हर एक वुमेन, जो बिहार के वुमेन हैं, औरतों के खाते में, बैंक खाते में भेज दिए। तो उसका भी असर रहा। उसके अलावा जो शासन था नीतीश कुमार का, उन्होंने काफ़ी सुधार किए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारा, सड़कों का नेटवर्क बनाया और जो वहाँ की लड़कियाँ थी उनको स्कूल के लिए सुविधा देने के लिए साइकिल या कुछ और सहूलतें दी, जिसके कारण उनकी एक पॉजिटिव छवि बनी। तो इसके अलावा जो अपोजिशन है वो एक महागठबंधन तो बन गया, परंतु वो ग्राउंड पर गठबंधन दिखाई नहीं देता था। गठबंधन की जो पार्टनर्स पार्टीज हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रही थी और उनको ये बोल दिया गया कि ये फ्रेंडली इलेक्शन है, फ्रेंडली कंटेस्ट है, जो कि एक गलत नीति थी। और तीसरा था जो पीके हैं, जिन्होंने अपनी नई नई पार्टी बनाई थी, उन्होंने काफ़ी पैसा वहाँ पर खर्च किया और उन्होंने कुछ स्लोगन्स जो हैं वो लाए वो, परंतु उसका ज़्यादा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को मिला रादर देन अपोजिशन पार्टीज। वो खुद तो सभी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हार ही गए। तो अभी इस इलेक्शन से अपोजिशन को, पर्टिकुलरली कांग्रेस को, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमज़ोर रही है, उसको यहाँ से कई लेसन्स मिल सकते हैं। उनको पहली तो बात, उनको अपनी जो लीडरशिप है उसको ऑर्गेनाइज करना है और जो लोकल लीडरशिप है उसको प्रो पीपल फेस के साथ पेश करना है और जिनके साथ उनका अलायंस बनता है उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे सीट शेयरिंग करनी है। सिर्फ ये कह के कि हम नेशनल पार्टी हैं, उसी से ही सिर्फ सीट्स ज़्यादा ले लेनी राज्यों में ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपना जो है सीट्स की ज़्यादा मांग करना उनके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। तो इसी के साथ
हम आपसे विदा लेते हैं।